Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika, where we discuss science and maths content. आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर 10 दैट इज़ रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। अगर आप लोगों ने इससे लास्ट चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझा है तो डेफिनेटली आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। मोर ये चैप्टर वैसे भी आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है क्योंकि ये सारे चेंजेस आप लोग अपने बॉडी में या तो देख चुके होंगे या आप लोग देख रहे होंगे। तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं एंड दैट इज़ वाई आई लाइक दिस सब्जेक्ट वेरी मच। साइंस में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसको हम अपनी लाइफ से रिलेट कर पाते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देने के लिए केपेबल हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन डॉग। ठीक है, एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल दैट इट गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल दैट इज़ डॉग इटसेल्फ, तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। तो क्या ऐसा है कि जो नया डॉग बना है या जिसका बर्थ हुआ है ये डॉग दोबारा अभी के अभी रिप्रोड्यूस करने के लिए केपेबल होगा? नो। हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ में एक पॉइंट आता है जब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है और वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। उन्हीं सब चेंजेस के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखिए रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो चलिए आपको पता है और आपने उसमें दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिए हैं। तो सबसे पहली बात, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ दी हॉर्मोन्स। हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में ब्लड के साथ सर्कुलेट करते हैं और वो एक पर्टिकुलर साइट पर जाकर एक ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करे। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं ये वाला टॉपिक आपको अभी समझाऊंगी। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया है कि हार्मोन्स वर्क कैसे करते हैं। वो एक जगह से प्रोड्यूस होते हैं, दूसरी जगह पर जाके टारगेट साइट पर वो ऑर्गन को इनिशिएट करते हैं कि वो भी अपना हार्मोन प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दो ऐसे टर्म्स जिस पर ये पूरा चैप्टर आधारित है। एक है एडोलेसेंस एंड द सेकेंड वन इज़ प्यूबर्टी। ये दोनों टर्म्स की मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की है बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम देखेंगे प्यूबर्टी क्या होता है। आपने देखा होगा आप अपने किसी फ्रेंड से अगर बहुत दिनों बाद मिलते हैं, मोस्टली आफ्टर द एज ऑफ 11 और 12, और आपको देख के ऐसा लगता है कि इसकी हाइट तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। मतलब आपको अपने आप पर ही भरोसा नहीं होता है कि इतनी हाइट इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकती है। तो ये एक चेंज हो गया। कभी कभी हम देखते हैं कुछ बॉयज़ और गर्ल्स में वॉइस में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, मोस्टली बॉयज़ में। कभी कभी हम देखते हैं बॉडी की शेप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, किसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारे चेंजेस होते हैं जो धीरे धीरे हमें अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब ये बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, दैट पॉइंट इज़ नोन एज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक पर्टिकुलर एज है, एक पर्टिकुलर टाइम है। ठीक है, वेयर एज एडोलेसेंस क्या होता है, ये पूरा एक पीरियड ऑफ लाइफ है। हमारा जो पूरा लाइफ होता है ये बहुत सारे अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड होता है। इन्हीं में से एक फेज़ होता है एडोलेसेंस का, जिसको हम टीनेज भी कहते हैं। राइट, ऐसे बच्चे होते हैं जब 12, 13 से लेके 19 तक की जो एज होती है, दिस एज इज़ नोन एज टीन एज। ठीक है, और इन बच्चों को कहा जाता है टीनेजर्स। तो हम देखते हैं टीनेज वाली जो एज होती है इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। वो इमोशनली या तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ सकती है, बहुत ज़्यादा वो ओवर एक्टिव हो जाता है। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं जो कि हम अपनी या सिमिलर एज के दूसरे बच्चों में देखते हैं। ठीक है, तो प्यूबर्टी हम डिफ़ाइन करेंगे कि एक वो पॉइंट ऑफ टाइम जब हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हुए हैं, दैट एज या दैट पॉइंट इज़ नोन एज प्यूबर्टी। और एडोलेसेंस एक वो पीरियड ऑफ एज है, पीरियड ऑफ लाइफ है जिसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्योंकि प्यूबर्टी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक चेंज आएगा, मैंने बोला अभी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ये सारे चेंजेस हम लोग डिस्कस करेंगे यहीं पर ही अभी। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो ये एक दिन में
ख़त्म नहीं होगा, बहुत दिनों तक चलते हैं ये चेंजेस, ठीक है। तो दिस पीरियड इज़ नोन एज एडोलेसेंस। ये मोस्टली 11 से लेकर 12 एज में स्टार्ट होता है और 18 to 19 एज तक चलता है। इसको हम टीनेज कहते हैं और इन बच्चों को एडोलेसेंट्स कहते हैं या टीनेजर्स कहते हैं, ठीक है। गर्ल्स में अगर हम एडोलेसेंस देखें तो 1-2 साल पहले स्टार्ट होता है, मतलब गर्ल्स का मोस्टली 11 से स्टार्ट होता है और बॉयज़ का 12 या 13 से स्टार्ट होता है, ठीक है। बट दिस अगेन वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सबकी बॉडी में चेंजेस अलग तरीके से, अलग स्पीड से होता है, तो उनमें जो प्यूबर्टी हिट करती है वो भी अलग अलग एज में करती है, ठीक है। बट ओवरऑल 11, 12, 13 यही एज होती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, प्यूबर्टी वो वाली एज होती है जब कोई एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली मैच्योर है। नाउ दिस बॉय और दैट गर्ल इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब आप रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो चुके हैं और यू कैन गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखेंगे व्हाट आर द चेंजेस एट प्यूबर्टी, क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले जो रिमार्केबल चेंज होता है दैट इज़ इंक्रीज इन हाइट। मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि जहाँ आपने किसी फ्रेंड को बहुत दिनों के बाद देखा तो आप सबसे पहले यही नोटिस करेंगे कि हाँ उसकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो ये सडन इंक्रीज़ इन हाइट देखा जाता है प्यूबर्टी में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हाइट कैसे बढ़ती है हमारी, जब एलोंगेशन होता है बोन्स में। एलोंगेशन मतलब लंबा होना, राइट। जब बोन्स हाथों के और पैरों के बहुत ज़्यादा लंबे एलोंगेट कर जाते हैं तो ओवरऑल हमारे हाइट में इंक्रीज़ हम देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आप समझ सकते हैं कि एज के साथ बॉयज़ और गर्ल्स में हम लोग परसेंटेज इंक्रीज़ इन हाइट देखते हैं। जैसे कि कोई 8 साल का बच्चा है तो उसकी 72% तक हाइट इंक्रीज़ हो चुकी होती है। 72% का क्या मतलब है, मान लीजिए आपकी हाइट पूरे लाइफ में 5 फीट 5 इंचेस तक जाने वाली है, ठीक है। तो इसमें 72% मतलब कि आप समझ लीजिए 3 फीट से ऊपर आपकी हाइट ऑलरेडी हो चुकी है 8 साल तक। जैसे ही आप प्यूबर्टी हिट करेंगे अराउंड 11-12 तो आप देखेंगे फटाफट आपकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, 81, 84, 88 एंड बाय द एंड ऑफ दिस एडोलेसेंस एज, जहाँ टीनेज आपका ख़त्म होने वाला होगा, बाय द एंड ऑफ दैट एज आपकी हाइट 100% अटेन हो चुकी होगी, ठीक है। और इसके बाद हाइट में कोई इंक्रीज़ नहीं होता है। यही हम लोगों ने साइंस में आज तक पढ़ा है कि हाइट एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही इंक्रीज़ होता है, दैट इज़ इन द एडोलेसेंस वाला एज, ठीक है। सेम गोज़ विद द गर्ल्स ऑल्सो, ठीक है। एक चेंज हम लोग और देखेंगे कि जितना भी ग्रोथ होता है गर्ल्स में ग्रोथ रैपिड होता है और एक बार में जल्दी से मतलब ग्रोथ होके ख़त्म हो जाता है, लेकिन बॉयज़ में थ्रू आउट सम ईयर्स ये ग्रोथ धीरे धीरे करके चलता रहता है, ठीक है। ग्रोथ में हम लोग ये डिफरेंस देखते हैं कि गर्ल्स थोड़ा जल्दी ग्रो करती है जबकि बॉयज़ थोड़ा धीरे ग्रो करते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स दोनों की ग्रोथ ऑलमोस्ट 18 ईयर्स तक कंप्लीट हो चुकी होती है अगर हम हाइट की बात करें, ठीक है। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि किसी की हाइट तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है लेकिन ओवरऑल बाकी जो बॉडी पार्ट्स है वो उसी स्पीड से इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं या उसी रेट से ग्रो नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। क्योंकि ये हर इंडिविजुअल में अलग कैपेबिलिटी होती है, उनकी बॉडी की अलग कैपेबिलिटी होती है, बट ओवर द एज ऑफ 18 उनकी बॉडी में फुल्ली ग्रोथ हो चुकी होगी, ठीक है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट द चेंज इन बॉडी शेप, तो बॉडी शेप में हम लोग मेजरली बॉयज़ में देखते हैं जो उनके शोल्डर्स होते हैं या जो चेस्ट एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, ठीक है। वेयरएज़ गर्ल्स में हम देखते हैं बिलो द वेस्ट एरिया थोड़ा ज़्यादा वाइड हो चुका होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मसल्स की अगर हम बात करें तो बॉयज़ में मसल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट द वॉइस चेंज, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था वॉइस का स्टार्टिंग में ही, दैट द वॉइस ऑफ सम चिल्ड्रन और अडोलेसेंट्स चेंज रैपिडली। किसी किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा क्रैक करने लग जाती है, किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा श्रिल हो जाती है। ये कुछ चेंजेस होते हैं जो कि हम देखते हैं वॉइस में। ना वाई इट इज़ सो, देखिए हमारे यहाँ पे डायग्राम से मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे वॉइस बॉक्स है, ठीक है। वॉइस बॉक्स में जो मसल्स होते हैं वो ज़्यादा कभी ग्रो कर जाते हैं और कभी कम ग्रो करते हैं, ठीक है। बॉयज़ में ये हमेशा ज़्यादा ही ग्रो करते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे एक प्रोट्रूडिंग पार्ट देखते हैं, मतलब ये बाहर उभरा हुआ सा पार्ट है। दिस यू कैन सी दिस टेक्स प्लेस इन बॉयज़ ओनली, नॉट इन गर्ल्स। तो ये जो पार्ट है दिस इज़ नोन एज एडम्स एप्पल, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ नोन एज एडम्स एप्पल, जिसकी वजह से जो बॉयज़ की आवाज़ होती है, बॉयज़ की वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है, ठीक है। वेयरएज़ गर्ल्स में ये एडम्स एप्पल नहीं होता है क्योंकि उनकी वॉइस बॉक्स का साइज़ भी छोटा होता है, मसल्स भी कम होती हैं, इसलिए गर्ल्स की वॉइस हमेशा हाई पिच्ड होती है, ठीक है।
समटाइम्स वी हैव ऑल्सो नोटिस्ड कि कुछ जो लड़कों की वॉइस होती है या लड़कियों की भी वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा होर्स होती है। होर्स मतलब बहुत ज़्यादा डीपनेस आ जाना या बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना वॉइस में। दैट इज़ एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो जाती है मसल्स में, ठीक है, तब ये वाला सिचुएशन देखा जाता है। ये कभी कभी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है, और कभी कभी ये काफ़ी लंबे टाइम तक होर्स वॉइस रहती है। एंड दिस इज़ ऑल नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें किसी को भी बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टीनेजर्स अपनी बॉडी में ये सारी चेंजेस देखने के बाद कभी कभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, ये सोच के कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील करता हूँ। लेकिन ऐसा एम्बेरस्ड फील करने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज दीज आर द बॉडी चेंजेस जो कि नॉर्मली हर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। नाउ वी सी इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड्स। यहीं पे मैं आपको ग्लैंड्स का मीनिंग समझाऊंगी और हॉर्मोन्स क्या होता है वो भी थोड़ा सा समझाऊंगी। देखिए, ग्लैंड्स वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे से कुछ ना कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है। अब ये ग्लैंड्स दो टाइप के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द सेकंड वन इज़ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन को हम डक्टलेस भी कहते हैं। डक्टलेस इसलिए क्योंकि उसमें उसका जो हार्मोन होता है वो किसी डक्ट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। डक्ट मतलब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसमें हार्मोन पहले जाएगा और यहाँ से उसके बाद वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा पूरी बॉडी में, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं। दैट इज़ वाई ये अपने हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा ये अपने साथ हार्मोन को लेके जाएगा और अपने पर्टिकुलर टारगेट साइट पर जाके या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पर जाके ये उस ऑर्गन को इनिशिएट करेगा कि वो अपना हार्मोन सिक्रीट करे, और उसके बाद हम लोग बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। वेयरएज एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होता है जिसमें डक्ट होता है। ये अपना हार्मोन सिक्रीट करता है एक डक्ट में, ठीक है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जैसे आर्टरीज और वेन्स होते हैं, और उसके बाद यहाँ से होता है ब्लड में, और ब्लड के साथ साथ वो दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि टीनेज में बहुत सारे ग्लैंड्स में चेंजेस आते हैं। कुछ ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड जहाँ से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस होता है, या सीबेशियस ग्लैंड्स जहाँ से बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। आपने देखा होगा जो टीनेजर्स होते हैं उनका फेस काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक्नी फेस करना पड़ता है। फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत सारे एक्नी हो जाते हैं, और ये एक्नी का होना बच्चों को बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करवाता है, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी फील करते हैं। इनमें हम बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस भी देखते हैं इन एक्नी की वजह से, ठीक है। तो हार्मोन्स में हम लोग स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स को बहुत ज़्यादा एक्टिव देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टीनेज में ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। देखिए, जो ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा उन्हीं ऑर्गन्स का पूरी तरीके से डेवलपमेंट होता है एट प्यूबर्टी। मेल्स में इफ़ वी टॉक तो टेस्टिस और पेनिस बहुत अच्छे से डेवलप कर जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिस प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और इसकी वजह से स्पर्म्स का भी प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। वेयर एज इन फीमेल्स ओवरीज बहुत अच्छे से एनलार्ज हो जाती है, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी पीरियड में हम लोग देखते हैं कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना स्टार्ट होता है। ये मेंस्ट्रुएशन पर भी मैंने पूरा कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव दिस नेक्स्ट चेंज दैट इज़ रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। सो एट प्यूबर्टी हम लोगों ने बहुत सारे बॉडी में चेंजेस देखे, ठीक है। वॉइस में चेंज आता है, बॉडी की शेप में चेंजेस आते हैं, हाइट में चेंजेस आते हैं। अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दीज चेंजेस हम लोग देखते हैं कि बच्चे की जो थिंकिंग होती है, जो टीनेजर्स होते हैं उनकी जो थिंकिंग होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। नाउ दे आर मोर इंडिपेंडेंट, वो ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। मोस्टली वो उन बातों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो कि डायरेक्टली उनसे रिलेटेड होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एकनी में एग्जांपल दिया था कि जब एकनी फेस पर आने स्टार्ट होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये सारे चेंजेस मेरे बॉडी में ही क्यों आ रहे हैं। वो बात अलग है, ये सबके साथ कॉमन है, ठीक है। किसी को पिंपल्स होते हैं, किसी को पिंपल्स नहीं होते, वो बात डिफरेंट है, बट येस हार्मोनल चेंजेस सब में होते हैं।
इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो ज़्यादा थिंकिंग वाली चीज़ें, ज़्यादा क्रिएटिव जो चीज़ें होती है, उन सब चीज़ों में ये बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। ठीक है, नई चीज़ें सोचने के लिए, नई चीज़ें लर्न करने के लिए ये बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं। ठीक है, और हम लोग ये भी देखते हैं कि इन बच्चों में, या आप कहें तो टीनेजर्स के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि ये अपनी बॉडी के साथ इतने सारे चेंजेस देख रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है। कभी कभी टीनेजर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करने लग जाते हैं। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों को आप सोच रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको हमेशा यही सोचना है कि ये सारे चेंजेस सबके साथ आते हैं, दीज आर द नेचुरल पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। प्राइमरी कैरेक्टर्स में हमने मेनली देखा अपीयरेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हम देखते हैं टेस्टिस एंड ओवरी। ये दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फॉर दीज ऑर्गन्स टू पार्टिसिपेट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि ये पूरी तरीके से डेवलप्ड हो, और ये डेवलप्ड तब होंगे जब टेस्टिस विल बी एबल टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स। ठीक है, एंड द ओवरीज विल बी एबल टू प्रोड्यूस दी ओवा, या आप ओवम कहेंगे अगर सिंगुलर टर्म है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं बॉयज़ में मूस्टैच, बियर्ड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, फेशियल हेयर। ठीक है, जिसकी वजह से वी कैन डिफ्रेंशिएट अ गर्ल फ्रॉम अ बॉय। ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ दीज विजिबल कैरेक्टर्स मेल एंड अ फीमेल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ईजीली। ठीक है, मतलब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि येस दिस इज़ मेल एंड दिस वन इज़ फीमेल, और इसी वजह से इन्हीं कैरेक्टर्स को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आप ये भी देखते हैं कि बॉयज़ के चेस्ट एरिया में बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है, प्यूबिक रीजन में बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हम लोग देखते हैं मेल्स और फीमेल्स में ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ग्लैंड्स के बारे में और हार्मोन्स के बारे में बताया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं किसी ग्लैंड से। ठीक है, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक होता है टेस्टिस, जो कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक हार्मोन है मेल्स में। ठीक है, नो डाउट टेस्टोस्टेरोन कुछ अमाउंट में फीमेल्स में भी पाया जाता है, लेकिन अगर ये हार्मोन फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाए तो फीमेल्स में भी हम मेल्स वाले कैरेक्टर्स देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, टेस्टिस का काम होता है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करना, इस हार्मोन को रिलीज़ करना, और जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है तो बॉडी में जितने भी चेंजेस अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ये सारे चेंजेस आना स्टार्ट कर देते हैं। तो वी कैन डायरेक्टली से कि ये जितने भी चेंजेस हैं दीज आर जस्ट बिकॉज ऑफ दी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तभी ये सारे चेंजेस आते हैं। सिमिलरली फीमेल्स में भी यही चीज़ होती है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज़ ओवरी। ठीक है, ओवरी प्रोड्यूस करेगा ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो एक हार्मोन है, ये ब्रेस्ट को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, इनसाइड द ब्रेस्ट ऑल्सो देयर इज वन ग्लैंड जिसको हम मेमोरी ग्लैंड या मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड भी कहते हैं, विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस द मिल्क व्हेन द चाइल्ड बर्थ टेक्स प्लेस। अब ये जितने भी टेस्टिस और ओवरी जो हार्मोन्स अपने रिलीज़ कर रहे हैं, तो इनको कहाँ से पता चलता है कि हार्मोन्स हमको अब रिलीज़ करना है एट द एज ऑफ 11 और 12? तो एक और एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि बहुत मेजर ग्लैंड होता है, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये अपना हार्मोन रिलीज़ करता है और इनका हार्मोन जाता है इन ऑर्गन्स के पास, जिसकी वजह से इनको इनिशिएशन मिलता है, ये स्टिमुलेट होते हैं, एंड आफ्टर दैट दीज ऑर्गन्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग देयर हार्मोन्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मैसेज पास करता है इन सब ऑर्गन्स को, जिसकी वजह से ये अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। राइट, तो नाउ वी विल सी द रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। व्हेन दीज हार्मोन्स रीच द टारगेट साइट मतलब जहाँ पर जाके इनको अपना दूसरे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करना है कि वो भी अपना फंक्शन परफॉर्म करे, तो वो टारगेट साइट में जाते हैं और उसके बाद दूसरे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है। तो टेस्टिस और ओवरीज को जब ये स्टिमुलेट करते हैं, ये अपने हार्मोन से रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मेल्स और फीमेल्स में हम लोग बॉडी में चेंजेस देखते हैं। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं
जो कि कंट्रोल होता है डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो हम इस फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करेगा टेस्टिस और ओवरीज को, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा। जब ये हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और ये जाएंगे टारगेट साइट पर, तो उसकी वजह से हम बहुत सारे बॉडी में चेंजेस देख पाते हैं, और इसी को हम कहते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ऑनसेट होना मतलब स्टार्ट होना, प्यूबर्टी हिट होना या प्यूबर्टी स्टार्ट होना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अभी तक ये समझ में आ गया होगा दैट प्यूबर्टी इज़ दैट पॉइंट जब सारी जितने भी चेंजेस हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड या बाकी जितने भी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उनका चेंज होना स्टार्ट होता है। दैट स्टार्टिंग पॉइंट इज़ प्यूबर्टी। बट ये कभी एंड भी होंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये एंड होते हैं या ये हमेशा लाइफ टाइम चलते ही रहते हैं। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, मतलब क्या क्या फेजेस होते हैं जब इंसान रिप्रोडक्टिवली पूरी तरीके से मेच्योर हो चुका होता है, उसके बाद भी बहुत सारे फेजेस आते हैं उसके लाइफ में। तो ये क्या फेजेस होते हैं। अच्छा, जब ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये वाला जो फेज होता है ये बॉयज़ में थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, ठीक है। तो गर्ल्स का क्योंकि ये फेज़ कुछ टाइम के बाद बंद हो जाता है, जैसे आपको पता होगा गर्ल्स प्यूबर्टी हिट करती है एट द एज ऑफ 10 to 12। तो जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन वाला जो पीरियड होता है जब वो स्टार्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, उसको हम कहते हैं मेनार्क। व्हेन अ गर्ल इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द ओवम, वो वाली स्टेज होती है मेनार्क, ठीक है। वेयर एज गर्ल्स में जब रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म होता है, मतलब एक वो टाइम पीरियड जिसके बाद वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर नहीं रहती है या आप कह सकते हैं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, दैट पीरियड इज़ नोन एज मीनोपॉज, ठीक है। इसके बाद वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है। कि मेंस्ट्रुएशन में नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि पूरे 28 डेज़ का एक साइकिल होता है, जिसमें ड्यूरिंग दिस पीरियड अराउंड 14 to 15th डे में जो वॉल होती है यूट्रस की वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और ओवरी से एक एग प्रोड्यूस होता है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, ये है ओवरी, ठीक है, दोनों तरफ 2 ओवरी हैं। तो दोनों में से कोई भी एक ओवरी एक एग का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, और पूरे महीने में एक ही एग का प्रोडक्शन होगा, वो चला जाएगा यहाँ पे फर्टिलाइज होने के लिए। अगर ये फर्टिलाइज होता है तो दे विल बी प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर ये फर्टिलाइज होता है थ्रू स्पर्म तो फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये वाला जो एग सेल है या ओवम है ये इस पूरी लाइनिंग में ग्रो करता है, ठीक है। इस लाइनिंग को पूरा यूट्रस की वॉल को पूरी तरीके से थिक बना देता है, एंड एट द एंड ऑफ 28 to 29 डेज ये पूरा शेड होना स्टार्ट कर देता है, और इस पीरियड को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो मेनार्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी, ठीक है। और मीनोपॉज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द लास्ट या आप कह सकते हैं स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मीनोपॉज, ठीक है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं या मेंस्ट्रुएशन होता है ये कम्प्लीटली कंट्रोल करता है अलग अलग हार्मोन्स, ठीक है। अब ये हार्मोन्स कौन से होते हैं, हम ईस्ट्रोजन देखते हैं और प्रोजेस्टेरॉन देखते हैं, ये 2 हार्मोन्स होते हैं। इस पूरे साइकिल में क्या क्या चेंजेस हम देखते हैं, जो एग होता है मैच्योर होता है, उसके बाद ये रिलीज होता है, जो यूट्राइन वॉल है, यूट्रस की वॉल है वो थिक हो जाती है, और उसके बाद उसकी शेडिंग हो जाती है। तो ये दीज आर सम ऑफ द चेंजेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और इसमें हमने देख लिया था अगर ये शेड नहीं होता है, मतलब जो यूट्रस की वॉल है ये शेड नहीं होती है, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेगनेंसी विल टेक प्लेस, ओके। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोसोम क्या होते हैं। आप देखते हैं जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो कंडेंस्ड पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज द क्रोमोसोम, जो कि जीन्स को कैरी करते हैं। और ये जीन्स क्या काम करते हैं, ये कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब आप देखेंगे ना पेरेंट्स के जैसे ही बच्चों में कैरेक्टर्स आते हैं, चाहे वो मदर हो फादर हो, दोनों के जैसे ही सिमिलर से कैरेक्टर आते हैं बच्चों में। दिस इज़ ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ द जीन्स, ठीक है, जो कि कैरी करता है क्रोमोसोम। नाउ लेट्स सी क्रोमोसोम्स कितने टाइप्स के होते हैं। हमें पता है कि क्रोमोसोम्स का टोटल नंबर होता है 46, और यू कैन कॉल इट एज 23 पेयर्स, ठीक है। अब 23 पेयर्स में 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स।
ऑटोसोम्स वो होते हैं जो नॉर्मली हमारे बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे कि हाथों में, पैरों में, ये जो यहाँ पे जो सेल्स होंगे इनमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे ऑटोसोम्स। वेयर एज सेक्स क्रोमोसोम्स वो वाले क्रोमोसोम्स होंगे जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब सेक्स क्रोमोसोम्स मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होते हैं। अगर हम मेल्स में देखें तो 1 पेयर है, मतलब एक्स एंड वाई, ये दोनों टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। वेयर एज अगर फीमेल्स में हम देखें तो इनमें सिर्फ और सिर्फ एक्स टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो जब फ्यूजन हो रहा होता है मेल और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स का, हमको पता है जो ओवम जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म होगा उसमें या तो एक्स होगा या उसमें वाई होगा, राइट। लेकिन जो ओवम होगा उसमें तो एक्स ही होगा। तो अगर मेल का स्पर्म, एक्स वाला स्पर्म फीमेल के ओवम के साथ फ्यूज़ करता है तो एक्स एक्स बनेगा और इससे बर्थ होगा बेबी गर्ल का। ठीक है, वेयर एज अगर वाई एक्स के साथ फ्यूज़ करेगा तो ये बनेगा एक्स वाई, जहाँ पे भी ये वाई आ जाएगा वहाँ पे हो जाएगा बर्थ ऑफ अ बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि दिस वाई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ अ बॉय, और ये वाई क्रोमोसोम किसके पास है, ये है फादर के पास। ठीक है, तो हम ये वाली बात बोल सकते हैं कि वेन एवर देयर इज़ अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, द सेक्स ऑफ दैट चाइल्ड विल टोटली बी डिपेंडेंट ऑन द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द मेल्स और इन द फादर। ठीक है, फादर का जो टाइप का क्रोमोसोम है वो ही डिफाइन करेगा द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। नाउ वी सी हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स। हम लोगों ने अब तक टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। अपार्ट फ्रॉम दीज हॉर्मोन्स देयर आर अदर हॉर्मोन्स एज वेल। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में दूसरे फंक्शंस को देखता है। नाउ लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस। द फर्स्ट वन इज थायराइड ग्लैंड. This is reddish brown in color, okay, and this produces thyroxine hormone. This gland is present in front of the neck, just near the voice box. ठीक है, इसका फंक्शन होता है थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करना। थायरॉक्सिन का काम होता है हमारे बॉडी में ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को देखता है। ठीक है, अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो हम लोगों को हो जाता है गॉइटर। आपने देखा होगा छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये डिसीज़ होती है। उनका जो नेक एरिया होता है, गला वाला पार्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा बल्जिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा आउटग्रो कर जाता है। ओके, सो दिस इज़ गॉइटर। नेक्स्ट आता है पेंक्रियाज ग्लैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, और इसका साइज़ एक फुल एडल्ट में होता है 12 to 15 सेंटीमीटर, या आप बोल सकते हैं 6 इंचेस के आसपास का इसका साइज़ होता है। ये 2 मेजर हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागन। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि एंडोक्राइन भी होता है और साथ में एक्सोक्राइन भी होता है। खैर, इस चीज़ के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10th में। इसका बेसिक काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करना, ग्लूकागन और इंसुलिन का प्रोडक्शन करना। इंसुलिन हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है। अगर बॉडी में ग्लूकोज कम होता है प्रोड्यूस, तो उसी टाइम पे ग्लूकागन भी प्रोड्यूस होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल मेंटेन कर देता है। तो आप देखिए, पैंक्रियाज का काम होता है ग्लूकोज को मेंटेन करना। अगर इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगा तो ग्लूकोज हमारे बॉडी में कम होगा। एट द सेम टाइम ग्लूकागन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा और हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल सही हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा। अगर इंसुलिन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होता है तो डिसीज़ होता है इसमें से डायबिटीज़, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। देन वी हैव नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज़ एड्रिनल। इसका साइज़ अगर हम देखें बिल्कुल वॉलनट साइज़ का होता है, और ये 2 होते हैं, मतलब 2 इन नंबर, प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज। हर किडनी के ऊपर 2 छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज एड्रिनल ग्लैंड्स। ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं एड्रिनलिन, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये स्ट्रेस हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस, चाहे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एंग्री है, इस सिचुएशन में ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ये हमारी बॉडी में सॉल्ट का मेटाबॉलिज्म भी चेक करता है। ठीक है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है क्योंकि ये अराउंड 150 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लास्ट वन इन योर NCERT टेक्स्ट बुक इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि पी साइज, मतलब एक मटर का दाना होता है उसके साइज़ का ग्लैंड होता है।
जो कि हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन को प्रोड्यूस करता है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये बाकी सब ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन मेनली हमारे बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ को चेक करता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन चेक करता है बॉडी में प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है, आप ये कह सकते हैं। और मिल्क कब प्रोड्यूस होगा? जब कोई भी लेडी एक मदर बनती है, मतलब जब भी वो डिलीवरी होती है उनकी, तो उस टाइम पे मिल्क का प्रोडक्शन प्रॉपर वे में है या नहीं, इस काम को चेक करता है प्रोलैक्टिन। और ये हेल्प करता है एडिक्वेट अमाउंट में मिल्क का प्रोडक्शन हो। तो ये वो सारे ग्लैंड्स थे जो हमारे बॉडी में ओवरऑल ग्रोथ को और बाकी जितने भी मेटाबॉलिज्म्स हैं उन सबको रेगुलेट करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में हमने देखा था रिप्रोडक्शन इन मेल्स एंड फीमेल्स। अलॉन्ग विद दैट हम लोगों ने लाइफ साइकिल देखी थी, मेटामॉर्फोसिस देखा था, ठीक है, विच वॉज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ दी हार्मोन्स, ठीक है। आपने देखा है जो फ्रॉग होते हैं या सिल्क मोथ होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल होती है। इनकी लाइफ साइकिल में ना बहुत अलग अलग फेजेस आते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है, फिनोमिना होता है, दिस इज द चेंज टेकिंग प्लेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट। जब एक लार्वा एग होता है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से एडल्ट, ठीक है। लाइफ साइकिल में ये कुछ स्टेजेस होती हैं, ये मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ा दिया था, आपको यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो ये जो चेंजेस होते हैं, ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स नोन एज इंसेक्ट हार्मोन, जिसमें है थायरॉक्सिन मेन हार्मोन, ठीक है। थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड से। तो यहाँ पे अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग पानी में रहते हैं, हमको ये चीज़ पता है, ठीक है। तो जिस पानी में वो रहते हैं उस पानी में अगर आयोडीन नहीं है तो इनकी बॉडी में ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो एडल्ट बनना है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखिए हमारा जो मेंटल वेलबींग है, मतलब हम दिमाग से किस तरीके से सोचते हैं, हम मेंटली टायर्ड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें, या फिज़िकली हम टायर्ड है या नहीं है, ये सब चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंडेंट होती है। हम किस तरीके से अपनी बॉडी को रखते हैं, और इसके लिए सबसे मेजर पार्ट जो रोल प्ले करता है वो है हमारा डाइट। तो अगर हम बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं और डेली थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम नॉर्मल जो हाइजीन है उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो हम फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से ही बहुत हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंस। आपको पता है जो नीड्स होती है एडोलेसेंस में और बाद की मतलब एडल्ट्स में, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि एडोलेसेंस वो वाली स्टेज है जिसमें बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसी तरीके से बॉडी को वैसी डाइट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस डाइट को हम नॉर्मली कहते हैं बैलेंस डाइट, जो कि हम लोग क्लास 4 से आई थिंक पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये जो बैलेंस डाइट होता है इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्रोटीन्स हम लोगों की बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ग्रो करता है या डेवलप करता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है इन द वे ऑफ प्रोवाइडिंग द एनर्जी, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो फैट्स होते हैं ये भी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है एनर्जी। फैट्स में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन हम फैट्स बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें बहुत बार फैट्स का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के डिसीजेस होना भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अगर हम ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट देखें जो अपने आप में बैलेंस्ड है, ठीक है, तो ऐसा फूड होता है मिल्क, जो कि अपने आप में बैलेंस डाइट है हमारे लिए। उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में बिल्कुल होती है और कंप्लीट होती है, ठीक है। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले जो फूड दिया जाता है दैट इज़ द मदर्स मिल्क, ठीक है, क्योंकि मदर्स मिल्क से उनको सारे नरिशमेंट मिल जाते हैं और जो मेन एंटीबॉडीज़ होती है उनकी बॉडी में वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी बॉडी में आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। आपने हीमोग्लोबिन नाम डेफिनेटली सुना होगा। ब्लड में 3 तरीके के सेल्स होते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। RBCs जिसमें होता है हीमोग्लोबिन, एक पिगमेंट जो कि ब्लड को रेड कलर देता है, उसके लिए आयरन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन बॉडी में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। और ऐसे आयरन रिच फूड्स क्या क्या हो सकते हैं, मीट हो सकते हैं, जैगरी हो सकती है, कुछ लीफी वेजिटेबल्स हो सकते हैं,
ठीक है। या आप पालक वगैरह ये सब देखते हैं, साग वगैरह, इन सब में आयरन बहुत होता है, ठीक है। एंड देन आंवला जो कि बहुत ईजिली पाया जाता है, ये बहुत ही अच्छे डाइट है किसी भी एडोलसेंट के लिए और नॉर्मली भी सभी के लिए। आप अपना जो लंच होता है और डिनर होता है, इसको अगर थोड़ा सा देखें तो आप देखेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर चीज़ का होता है। तो हमारा फूड इस तरीके से बना हुआ है कि हम सारी चीज़ें थोड़ा अमाउंट में लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जो हमारा लंच और डिनर का टाइम होता है, इसमें हमें ये चिप्स या पैक्ड फूड ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो अपार्ट फ्रॉम लंच एंड डिनर वैसे भी नॉर्मली ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव एडेड होते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, इसमें ऐसा कोई मिनरल वाली चीज़ें नहीं है या ऐसी कोई हेल्दी चीज़ें नहीं है जो कि आप लेंगे और आपका नॉर्मल जो डाइट है उसकी जगह पे ये ऑल्टरनेट बन जाएगा आपका। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इसलिए इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी लेना सही नहीं है। ओके, नाउ द टॉपिक इज़ पर्सनल हाइजीन। हम किस तरीके से अपने आप को क्लीन रख सकते हैं सो दैट हम फिजिकली और मेंटली बिल्कुल साउंड रहे। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब एडोलसेंस कोई रीच करता है या कोई प्यूबर्टी हिट करता है तो क्या होता है, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस होता है, एक्ने प्रोड्यूस होता है। तो इन सिचुएशंस में हमको अपना फेस को बहुत अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। डू नॉट टच योर पिंपल्स यूजिंग योर फिंगर्स। कभी भी फिंगर से पिंपल्स को टच नहीं करना है, ठीक है। कभी भी उसको पॉप नहीं करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से हमको डेली क्लीन होना चाहिए। क्लीन रहने के लिए यू शुड एटलीस्ट टेक 1 टाइम बाथ डेली, ठीक है। अगर हमारी बॉडी क्लीन नहीं होती है तो क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होना स्टार्ट कर जाता है, जिसकी वजह से हमको और भी दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर हम देखें मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा टेक केयर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है जब सैनिटरी जो नैपकिन्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड का फ्लो रहता है, उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो रेगुलर टाइम के बाद ये नैपकिन्स चेंज होती रहनी चाहिए। गर्ल्स को अपना जो साइकिल होता है वो चेक करना चाहिए कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक चलता है और ये रेगुलर है या नहीं। तो अभी मैंने योगा की बात की है, तो इसमें फिजिकल एक्सरसाइजेस आ जाते हैं। वॉकिंग, प्लेइंग इन द फ्रेश एयर, मतलब फ्रेश हवा हम लोगों की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो हम किसी फॉर्म में भी लें। अगर हम घर से बाहर ऐसे नॉर्मली वॉक के लिए निकल रहे हैं तो वो भी बेस्ट है। अगर हम फ्रेश एयर में एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। छोटे बच्चों को बोला जाता है कि थोड़ा घर से बाहर निकल के फ्रेश एयर में खेलें, ठीक है, तो दैट एक्टिविटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर देयर हेल्थ। अब एक लास्ट में पॉइंट आता है, ये नो टू ड्रग्स। देखिए, एडोलेसेंस वाला जो स्टेज है ना, ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें हमारा माइंड बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है। ऑल्दो ये बिल्कुल नॉर्मल पार्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत लोग इनसिक्योर होने के बाद कुछ ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि वो कुछ ड्रग्स लेंगे तो ही उनको अच्छा फील होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको अगर अच्छा फील करना है तो हम अपने आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ड्रग्स बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमको बार बार कंपेल करता है कि हम उन ड्रग्स को बार बार लें। हमारे बॉडी को ऐसा फील करवाया जाता है कि हम बार बार उन ड्रग्स को लेते रहें, जिससे हम एडिक्ट हो जाते हैं उस ड्रग के, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एड्स करके एक डिसीज़ होती है, ठीक है, जो कि कॉज होता है एक वायरस से, दैट इज़ HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एंड द फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये एक ऐसी डिसीज़ है जो कि ट्रांसमिट होती है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ये ट्रांसफ़र हो सकता है, सीरिंज से ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर हमने सेम सीरिंज सेम नीडल यूज़ किया है तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। अगर मदर में किसी मदर को एड्स है तो भी उसके बच्चे को एड्स ट्रांसफ़र हो सकता है। ये एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। बहुत बार ऐसा हो जाता है बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी, एडोलेसेंट स्टेज में प्रेगनेंसी अटेन हो जाती है। लेकिन हमारे इंडिया में लीगल एज जो होती है फॉर मैरिज इज़ 18 and 21, क्योंकि वो कम्प्लीटली रेडी नहीं होता है, वो कम्प्लीटली मेच्योर नहीं होता है किसी और ऑर्गेनिज्म की टेक केयर करने के लिए। इसलिए इस एज को ऐसा बनाया गया है 18 और 21 कि इसके बाद ही मैरिज इज़ अलाउड इन आवर कंट्री, ठीक है।
तो चलिए इसी के साथ इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा नए नए वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँ। थैंक यू एंड स्टे सेफ।